नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, राज्यपाल धनखड़ का हमला जारी, टीएमसी नेताओं पर केस चलाने को दी मंजूरी। कोरोना मामले में योगी सरकार की बदइंतजामी पर बीजेपी नेता ही उठाने लगे आवाज। ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा, जैविक हथियार बनाना चाहता था चीन। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर मामले में विहिप नेता सरबजीत पर एफआईआर। सोनिया ने कहा, घर संभालने की जरूरत, अध्यक्ष पद का चुनाव फिर टला। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार के बीच चल रही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारद घोटाला मामले में सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इन नेताओं में टीएमसी के 2 नेता सोमवार को हुए ममता मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली है। इन नेताओं के नाम सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम हैं। बाकी 2 नेताओं के नाम सोवन चटर्जी और मदन मित्रा हैं। इन सभी को नारदा के स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते दिखाया गया था। राजभवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि किसी लोकसभा सांसद पर मुकदमा चलाने के लिए इस सदन के स्पीकर की जबकि विधायक के खिलाफ ऐसे मामलों में विधानसभा की स्पीकर की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन नारद घोटाले मामले में सीबीआई ने बंगाल विधानसभा के स्पीकर से मंजूरी नहीं मांगी है, बल्कि राज्यपाल से मंजूरी देने के लिए कहा था और उन्होंने वो मंजूरी दे दी। नारद घोटाला मामले में टीएमसी के जिन 7 सांसदों के नाम सामने आए थे, उनमें से 6 लोकसभा के सांसद थे, जबकि एक मुकुल राय राज्यसभा से थे। मुकुल राय बाद में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और हाल में ही विधायक चुने गए हैं। 6 लोकसभा सांसदों में से सुल्तान अहमद की मौत हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल ने चुनाव बाद हिंसा को लेकर भी बयानबाजी की है। बहुत सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में लगे रहे हैं। पहले भी चुनाव के पहले भी लगभग 1.5-2 साल से वो यही कर रहे हैं और अभी भी उनकी वो मुहिम जारी है। अब जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए, उन पर मुकदमे भी चलने चाहिए और उनको सज़ा भी होनी चाहिए। इसमें तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ये मामला ये पूरा सिलेक्टिव हो जाए, चुनिंदा लोगों को पकड़ा जाए और चुनिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए, तो नीयत पर सवाल उठते हैं। फिर टाइमिंग का सवाल भी है। सबसे पहली बात तो यही है कि जब ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों की सूची दी, उसके बाद ही राज्यपाल महोदय को इस केस की याद आई और उन्होंने सीबीआई को इन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अब ये भी तमाशा देखिए कि सीबीआई को मंजूरी लेनी चाहिए थी विधानसभा अध्यक्ष से, लेकिन चूंकि वो टीएमसी का है, इसलिए उससे लेने के बजाय गवर्नर से ली और गवर्नर चूंकि बीजेपी के आदमी हैं, केंद्र सरकार के एजेंट हैं, दलाल हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल मौका देखकर ये मंजूरी दे दी। दूसरी बात यह है कि टीएमसी के जो नेता टीएमसी छोड़कर अब बीजेपी में चले गए हैं, उन पर तो और भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। मुकुल राय पर तो शारदा मामले में भी आरोप लगे हुए हैं। उनकी सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, सारी जांच बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी भी इस नारद स्टिंग मामले में फंसे हुए हैं और ये जो दोनों नेता हैं, इनके खिलाफ बाकायदा मंजूरी के लिए एप्लीकेशन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास मौजूद है, लेकिन उस पर वो उसे दबाए बैठे हुए हैं, उस पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये 2 नेता बीजेपी के शामिल हो चुके हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि हिमंत बिश्व शर्मा जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। खुद बीजेपी ने लगाए थे, खुद बीजेपी ने उनके खिलाफ बाकायदा बुकलेट जारी की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही थी। लेकिन जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो सारे मामले रफा दफा हो गए, कोई उनका नाम नहीं लेता है। तो ये दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है कि दूसरी पार्टी के नेता हैं तो कार्रवाई होगी और नहीं तो नहीं होगी। और
पश्चिम बंगाल की सरकार को निशाने पर रखने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है और उसमें गवर्नर जैसी संस्था को इस्तेमाल हो रही है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक चुनी हुई सरकार को जो अभी दोबारा 2/3 बहुमत से चुन कर आई है, उसको अस्थिर करने की एक साजिश के रूप में भी आप देख सकते हैं। बल्कि आज जो बयानबाजी की है गवर्नर ने, उसको आप अगर गंभीरता से देखेंगे तो पाएंगे कि वो एक संवैधानिक आधार तलाश रहे हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करके और उसको डिस्टेबल करने की। वो बंगाल हिंसा के बारे में कह रहे हैं कि अब प्रदेश में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कुछ घटनाओं के आधार पर संविधान को ही खारिज कर रहा हो, उस प्रदेश में संवैधानिक स्थिति को दरकिनार कर रहा हो और अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हो, ये बताता है कि कितने दुराग्रह से भरे हुए हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर और केंद्र सरकार के इशारे पर वो किस हद तक जाने को तैयार हैं, पूरी कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है कि एक नई सरकार जब अभी सत्ता ग्रहण कर रही है, कोरोना की इतनी बड़ी चुनौती सामने है, उससे निपटना है उसको, लेकिन केंद्र सरकार और गवर्नर दोनों मिलकर सियासी खेल में ही अभी भी लगे हुए हैं। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में बद इंतजामी पर आम लोग तो नाराज हैं ही, मगर अब बीजेपी के नेता भी खुलकर योगी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं या योगी सरकार से शिकायतें करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी विधायकों और नेताओं के बाद अब आवाज़ उठाई है केंद्रीय मंत्री संतोष सिंह गंगवार ने और साथ ही लखीमपुर खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने भी। इससे पहले लखनऊ मध्य के विधायक और मंत्री ब्रजेश पाठक ने बद इंतजामियों को लेकर सरकार को चेताया था। गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि बरेली में ऑक्सीजन की कमी है और वेंटिलेटरों सहित कई चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी हो रही है। गंगवार ने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर फोन नहीं उठाते हैं, जिससे कोरोना के मरीजों के लिए हालात बहुत ही मुश्किल बनते जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बरेली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स और कोरोना के मरीजों को रेफर किए जाने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की ज़रूरत है, यानी वो सरल नहीं है। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी में लिखा है और कहा है कि वे चाहकर भी अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। विधायक ने लिखा है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जो कोरोना की चपेट में ना हो और लखीमपुर जनपद में ऑक्सीजन की बेहद कमी है और इस वजह से लोग मर रहे हैं। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने भी लखनऊ प्रशासन पर आरोप लगाया था कि कोरोना के मरीजों की मदद करने के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें से अधिकांश लोगों के फ़ोन बंद हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी तरह फिरोजाबाद ज़िले के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने वीडियो जारी करके कहा कि उनकी पत्नी को बहुत मुश्किल से एक अस्पताल में बेड मिला है और यहाँ बहुत ही ख़राब हालात हैं। लोधी की पत्नी को कोरोना हुआ है। तो आप देखिए, अभी तक तो आम जनता त्रस्त थी योगी सरकार की कार्यप्रणाली से, वो धमकाने और छिपाने में लगे हुए थे। बाकायदा उन्होंने धमकी दी थी जो इस तरह की शिकायत और खबर सोशल मीडिया में करेंगे उनके खिलाफ NSA लगाया जाएगा। तो वो तो घबरा गए, बहुत सारे लोग घबरा कर रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी नेताओं पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग उनके पास जा रहे हैं मदद के लिए और वो कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है। उनके अपने परिजन, उनके अपने घर के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं और वो अपनी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा जो योगी सरकार का निज़ाम है वो बहुत ही संवेदनहीन है और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो बद इंतज़ामी की पराकाष्ठा में तब्दील हो गई है। इतने नियम को कानून बना दिए हैं, फिर साधन संसाधनों की व्यवस्था भी नहीं की है और केवल ठोको पॉलिटिक्स के दम पर वो समझते हैं कि राज किया जा सकता है। तो पूरी उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी शासन व्यवस्था की बखियां उधड़ गई हैं इस कोरोना काल में। और बीजेपी के नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी अगर शिकायत करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं और योगी और योगी सरकार के खिलाफ भी उनके अंदर गुस्सा कितना बढ़ गया है। तो ये नोट करने वाली बात है कि अब बीजेपी के अंदर ही बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी के
नेताओं को लग रहा है कि वो जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार निकम्मी और नाकारा साबित हो रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, और इस सरकार में उनकी भूमिका भी एक तरह से नगण्य है, वो कुछ किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत ही दयनीय स्थिति होती है और एक झटके में उसका जनाधार साफ हो जाता है, क्योंकि वो उसका पूरा जनाधार इसी पर निर्भर करता है कि ऐसे संकट के वक्त वो अपने क्षेत्र के लोगों की किस हद तक मदद कर पाता है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या चीनी सेना ने कोरोना वायरस संक्रमण पूरी दुनिया में फैलने से 5 साल पहले यानी 2015 में जैविक हथियार बनाने के लिए कोरोना वायरस तैयार किया था? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस नीति पर चल रही है कि तीसरा विश्व युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि वायरस जैसे जैविक हथियारों के बल पर लड़ा जाएगा? ये सवाल एक बार फिर इसलिए उठने लगे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से छपने वाले अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने कोरोना वायरस से जुड़े हुए मामले में एक धमाकेदार रहस्योद्घाटन किया है और कोरोना के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। चीन पर इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री ने खुलेआम चीनी सरकार पर दोष लगाया था, लेकिन द ऑस्ट्रेलियन ने अपनी खबर में चीनी सेना के वैज्ञानिकों के नाम लेकर कहा है कि बीजिंग ने जैविक हथियार विकसित किए थे। अखबार के मुताबिक चीनी सेना ने 2015 में एक शोध पत्र तैयार किया था, द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सॉर्स एंड अदर स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायो वेपन्स। इसमें सार्स कोरोना वायरस को नए युग का जैव हथियार बताया गया था। इसके साथ छेड़छाड़ करके मनुष्य को होने वाले वायरस संक्रमण के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके बाद इसे हथियार बनाया जा सकता है और इसका ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है जो आज तक नहीं हुआ है। जल्दी छपने वाली किताब व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान में इस शोध पत्र के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब के लेखक शारी मार्सन हैं और इसे हार्पर कॉलिंस ने छाप रहा है। सितंबर तक इसके बाजार में आने की संभावना है। तो ये बार बार चीन को टारगेट करने का एक पूरा अभियान चल रहा है, जो पश्चिमी देशों की लॉबी है। नाटो देश हैं, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, एक क्वाड जो बना है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इनका भी एक आपसी समीकरण है जो चीन को निशाना बना रहा है। चीन ने बायो वेपन्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, इसके बारे में किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। ये अटकल पच्चू है, झूठे शोध पत्र भी आ सकते हैं। वैसे WHO की टीम ने जाकर वहां निरीक्षण किया था और इस आशंका से पहले ही खारिज कर दिया था कि ये कोरोना वायरस वहां लैब में बनाए गए और इनका इरादा किसी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाना था, या बायो वेपन्स बनाते समय ये कोरोना वायरस लैब से निकल गया है। इस तरह के आरोप जो ट्रंप के समय लगाए गए थे वो खारिज कर दिए गए थे। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा हमेशा, चाहे वो रूस के खिलाफ हो, चाहे चीन के खिलाफ हो, या वो तमाम देश जो पश्चिमी लॉबी का हिस्सा नहीं है, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जाता है उनको बदनाम करने के लिए। और इस केवल बदनाम करने के लिए नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को भी मजबूत करना है अपनी, और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए दूसरे को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाना है। तो चीन जो कि अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, अमेरिका उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को इसको सामने रखकर ही जब आप इस खबर को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। वरना ये पश्चिमी देशों का एक पूरे 100 सालों से इसी तरह का रवैया रहा है। जब सोवियत संघ था तब इसी तरह का प्रोपेगेंडा होता था, और अब चीन चूंकि दुनिया में इस पैमाने पर जो अमेरिका को टक्कर दे सके एक देश के रूप में विकसित हो चुका है, तो अब उसको टारगेट पर रखा जा रहा है। रूस के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और एक बात और भी जान लीजिए कि ये जो बायो वेपन्स का मामला है, ऐसा कोई देश नहीं है जो इस पर काम ना कर रहा हो। इजराइल भी काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है, यूरोप के कई देश काम कर रहे हैं, रूस और चीन भी कर रहे होंगे, ये तय है। तो भविष्य में क्या होगा, किस तरह की लड़ाइयाँ होंगी, हर देश उसकी तैयारियां करता है। गलत है, ये बहुत ही
घातक है, अमानवीय है, नहीं होना चाहिए और इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनना चाहिए। इसमें निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कोई चोरी छिपे भी न बना सके। लेकिन जिस तरह के माहौल बना दिया गया है उसमें ये फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि इसके लिए संधियां मौजूद हैं, चाहे वो केमिकल वेपन्स हो चाहे बायो वेपन्स, उनके लिए संधियां मौजूद हैं, लेकिन कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ की निगरानी नहीं होती। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सरबजीत मोखा का नाम सामने आया है। विहिप नेता सरबजीत सिटी अस्पताल का संचालक है और अब उसके समेत 3 पर एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। सरबजीत गुजरात से नकली इंजेक्शन मंगाकर अपने अस्पताल में संक्रमितों को लगवाता था। पुलिस ने इस मामले में पहले भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन को धरा था, जिसने पुलिस से बचने के लिए नर्मदा नदी में नकली इंजेक्शन फेंक दिए थे। उसने जिले में 400 इंजेक्शन सप्लाई की बात स्वीकार की थी। उसने सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का नाम लिया और बताया था कि सरबजीत ने ही उसे गुजरात की नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाली फर्म का नंबर दिया था। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश में पकड़े गए गैंग से पूछताछ में सामने आया था कि ये लोग एक इंजेक्शन 80 रुपये में तैयार कर लेते थे। होलसेलर्स को ये 6 से 7 हज़ार में बेचे जाते थे। होलसेलर्स दलालों के माध्यम से इंजेक्शनों को बाजार में 35-40 हज़ार में खपा देते थे। कई बार ज़रूरतमंद से इससे भी ज़्यादा दाम वसूले जाते थे। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद के नेता का नाम आने से बीजेपी की किरकिरी हो रही है। कई चीज़ें हैं, आप तो पहले भी जान चुके हैं कि बीजेपी नेता इस कोरोना काल में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। एक बीजेपी नेता वहां अपने पास स्टॉक करके गुजरात में अपने लोगों को रेमडेसिविर बांट रहा था। एक बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर दिल्ली में खुद रेमडेसिविर बांटने में लग गए थे। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो एक चोरी से लाई जा रहे इंजेक्शनों को बचाने, चोरी करने वाले को बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। और ऐसे बार बार मामले सामने आ रहे हैं। ये मामला विश्व हिंदू परिषद के नेता का है जो इस तरह के काम में लगा था। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि ये इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी गुजरात की है और गुजरात ऐसी चीज़ों के लिए एक बड़ा अड्डा बन गया है। एक माफिया तंत्र वहाँ पर इस तरह के आपराधिक कामों के लिए चल रहा है और वहाँ पर आपको पता है कि 21 साल से बीजेपी की सरकार है और वो इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। बहुत सारे आपराधिक काम गुजरात से संचालित हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक घोटाले हों, आप जानते हैं नीरव मोदी हों, इस तरह के तमाम घोटालेबाज गुजरात से निकलते हैं। और अब ये इस तरह की जो कहना चाहिए अमानवीय नकली इंजेक्शन, ऐसे पता नहीं कितने लोगों को बेचे गए हैं, वो कितने लोग नकली इंजेक्शन की वजह से मर गए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयानक हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। कोरोना संकट के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव टल गया है। सोमवार को पहले ये खबर आई कि कांग्रेस आला कमान ने ऐलान किया कि 23 जून को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा और इसके लिए 7 जून तक नामांकन किए जा सकेंगे। पार्टी में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में ये फैसला लिया गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि CWC के अधिकांश सदस्यों ने इसका विरोध किया और इसके बाद जून में अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने का फैसला टालना पड़ गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से स्थायी अध्यक्ष चुने जाने और आंतरिक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान हो चुका है। सोनिया गांधी अस्वस्थता के बावजूद अध्यक्ष पद संभाले हुए हैं, लेकिन ताज़ा हालात में जब असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है तो अध्यक्ष पद की मांग नए सिरे से उठने की संभावना को देखते हुए आला कमान ने यह फैसला लिया था। CWC की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी को अपनी विफलताओं को लेकर गंभीर होना होगा। उन्होंने हालिया समय में हुए चुनावों में पार्टी को मिली हार पर चिंता जताई। सोनिया ने कहा, हमारा प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं रहा, ये नतीजे हमें बताते हैं कि हमें घर को संभालने की ज़रूरत है। मैं इन सारे पहलुओं को देखने के लिए एक छोटा समूह बनाना चाहती हूँ जो जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट दे। तो समूह बनेगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट फिर ठंडे बस्ते में जाएगी, कार्रवाई नहीं होगी। समस्या सबको पता है कांग्रेस में क्या है और इस समस्या के लिए बार बार कमेटी बैठाने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक बात ये समझ में आता है कि कोरोना जब इतने बड़े पैमाने पर
फैला हो तो आप कैसे चुनाव करवा सकते हैं। आप दुनिया भर के चुनाव का विरोध करते रहे हैं, रैलियों का विरोध करते रहे, और इतनी बड़ी पार्टी है, उसके डेलीगेट्स अगर इकट्ठे होंगे, वोट डालेंगे, तो वो अपने आप में एक चुनाव को कोरोना को फैलाने वाली घटना बन जाएगी और उसमें आपकी फजीयत भी होगी। तो ठीक ही है कि इस समय चुनाव नहीं हो सकते और चुनाव को टालना ही बेहतर है, लेकिन चुनाव जब भी हो बाकी के काम नहीं रुकने चाहिए, ये पार्टी को तय करना चाहिए। और ये कमेटियों बनाकर और रिपोर्ट मांगने की जो परंपरा है, इसको बंद करके अब काम पर जुटना चाहिए। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या CWC के तमाम मेंबर को बैठकर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अब कमेटियों और रिपोर्टों का समय नहीं रहा है। ये कांग्रेस के लिए बहुत ही संकट काल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार संकट काल में फंसी होने जैसा व्यवहार कर रही है। उससे निकलने की कोई छटपटाहट, कोई बड़ी कोशिश उसमें नहीं दिख रही। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।